Hi guys, today we are going to do the final revision before our exam. मैं आपको हर एक चीज़ आपके साथ करूँगा, ठीक है। ये मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे एंड दीज नोट्स आर गोइंग टू बी द वन जो आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से लेकर चलना है, किस तरीके से नहीं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। मनी नहीं था पहले, ट्रेड पूरा बार्टर सिस्टम से होता था। उसके कुछ लिमिटेशंस थे। क्या लिमिटेशंस थे? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होता था, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट नहीं होता था, और आपके कोई भी स्टोरेज पावर नहीं थी, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं था। दूसरा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम्हें चाहिए मेरे पास नहीं है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट नहीं है। तो जैसे कोई डिसएग्रीमेंट है रिगार्डिंग द क्वालिटी, डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द सर्विसेज, ये सारा का सारा प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करा। कोई भी वैल्यू को डिक्रीज करना, कोई भी वैल्यू को इंक्रीज करना, ये या तो बेनिफिट होता था क्रेडिटर के लिए या तो डेटर के लिए, विच मीन्स द अदर पार्टी विल बी द लूजर। एक के पास होता था, दूसरे के पास नहीं होता था, वैल्यू ज़्यादा चली जाती थी, एक की एक कम हो जाती थी। कोई भी आपकी स्टोरेज नहीं हो सकती थी, सामान खराब हो जाता था। इसी वजह से आया क्या? मनी। और वो जो मनी है वो कहीं ना कहीं विच इज़ एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फंक्शंस क्या मनी के? मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू। ये आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मनी आपकी कॉस्ट को पूरा, रेवेन्यू को पूरा, प्रॉफिट को पूरा हेल्प करता है आपके एनालाइज करने में। ये आपकी सारी कैलकुलेशंस करता है नेशनल इनकम की, पर कैपिटा इनकम की। मनी एक आपकी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। मनी सारी की सारी आपकी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलता है। पीपल एक्सेप्ट मनी विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट दे नीड। मनी की वजह से ही हमारे पास स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट है, किसी के लिए कोई वैल्यू कम नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। भैया आप देखो ना, कोई बंदा रिटायर हो रहा है, उसके पास पेंशन भी आ रही है, वो भी मनी के फॉर्म में आ रही है। कोई भी लोन्स हो रहा है, उसको पेमेंट करना आसान है मुझे, क्योंकि हमें कुछ सामान नहीं देना, बदले में पैसा ही देना है। और मनी आपकी स्टोरेज ऑफ वैल्यू के लिए भी है। मनी के कुछ कंटिजेंट फंक्शंस भी हैं। कैसे? ये आपके लिए क्रेडिट क्रिएशन के लिए काम करता है, आपकी यूटिलिटी के लिए काम करता है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट, याद रखिएगा। इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे कोर्स में मनी सप्लाई सी प्लस डी डी प्लस ओडी है। सी यानी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डी डी डिमांड डिपॉजिट्स, और दूसरा हमारे पास है अदर डिपॉजिट्स। सी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पेपर नोट्स। डिमांड डिपॉजिट्स हमारे पास जो है वो है हमारे कमर्शियल बैंक्स में, वो डिपॉजिट्स हैं विच कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक्स। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइम डिपॉजिट्स। दे आर नॉट पेएबल ऑन डिमांड, दे कैन बी विड्रॉन आफ्टर स्टिमुलेटेड टाइम। फिर आते हैं मेरे पास अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स एनी डिपॉजिट्स विच इज हेल्ड विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपके जो भी पैसा है वो सारा का सारा अदर डिपॉजिट्स में आता है। आपने कोई बाहर से लोन उठाया वो भी आपका अदर डिपॉजिट्स में आता है। ये आपका मनी का बेसिक्स हो गया। अब मैं आता हूं आपके बैंकिंग पे। एक बार यहां पे रुकने से पहले चैप्टर नंबर 5 को रिवाइज कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक, बैंकिंग का। बैंकिंग में इट्स एन एपिक इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स। नबार्ड होता है हमारे, हमने आईडी में पढ़ा है, नबार्ड होता है हमारे रूरल बैंक्स के लिए, पर इन सबका एक ही बैंक है, वो है हमारा सेंट्रल बैंक। उसका डिज़ाइन, उसका कंट्रोल इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया का सेंट्रल बैंक इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेन काम क्या है इनका? करेंसी अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी। इसके पास मोनोपोली है सेंट्रल बैंक के पास। किसके लिए मोनोपोली है? अपने नोट छापने की मशीन है इनके पास। ऑल द करेंसीज इज इट्स लाइबिलिटी। ये नहीं कि आप किसी भी तरीके से छाप दो, जितने छापोगे उतने रिजर्व चाहिए मुझे। गोल्ड, बुलियन, गोल्ड कॉइन्स, फॉरेन सिक्योरिटीज, ये सब आपके पास क्या है? आपकी सिक्योरिटीज। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट इज यूजुअली ऑथराइज टू बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी सिक्योरिटीज बेचती है। पुटिंग एंड विड्रॉइंग करेंसी इनटू एंड फ्रॉम सर्कुलेशन इज ऑल्सो द जॉब ऑफ सेंट्रल बैंक। 1 रुपए का नोट और कॉइन्स हमेशा कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पर बाकी जितना भी हमारे नोट्स हैं ये सब आरबीआई देखता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंकर टू द गवर्नमेंट।
सेंट्रल बैंक सारा का सारा काम करती है अपने गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट को पैसा रखवाना है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ही है जो आपकी रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट्स को देखता है। सेंट्रल बैंक ही है जो आपकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स को देखता है, आपके पब्लिक डेट्स को देखता है, क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है, आपको सेटल करता है आपके इंटर बैंक क्लेम्स को, आपके डेबिट अकाउंट, आपके क्रेडिट अकाउंट, ये सारे आरबीआई के साथ मिलकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा काम बैंकर्स बैंक यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कल को अगर किसी बैंक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर। और एसएलआर किसके पास होते हैं बच्चों? एसएलआर होते हैं हम लोगों के कमर्शियल बैंक के पास। ये एलआरआर जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर सीआरआर और एसएलआर आता है, और यहां पर हम शॉर्ट टर्म फंड्स को एक सेंट्रलाइज क्लियरिंग की तरह काम करते हैं। बैंक्स के पास सारी रिजर्व्स होती हैं, क्लियरिंग ट्रेंड्स को देख सकते हैं, और यहीं पर ही सारे पूल ऑफ फंड्स की तरह वो काम करते हैं। सेंट्रल बैंक ही है जो सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है पूरे कमर्शियल बैंक्स को। यहाँ पर हम अपने लाइसेंस, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडिटी, ये सारे काम हमारे बैंकर्स बैंक ही करते हैं। मनी सप्लाई और क्रेडिट का काम भी यही करते हैं। मनी सप्लाई और क्रेडिट का काम, जहाँ पर कि मनी कितना मार्केट में होना चाहिए सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा, कितना क्रेडिट देना है सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा, बैंक रेट की पॉलिसी सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा, किस रेट पे बैंक को देना है सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। अगर बैंक रेट बढ़ा दिया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ा दी, तो आपके पास बैंक रेट इसी प्रकार से चलता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई हमारे पास इन्फ्लेशन होता है तो बैंक रेट अपना बढ़ा देता है ताकि वो लेंडिंग कम कर सके। रेपो रेट किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म लोन्स। ये कौन देता है? रेपो रेट देता है हमारे सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को। और कल को अगर हमारे पास इन्फ्लेशन हाई है तो वो डिस्करेज करने में हेल्प करता है। रिवर्स रेपो रेट ऑपोजिट होता है रेपो रेट का। यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक्स के पास पैसा रखते हैं फंड को पूल करके, ताकि कहीं ना कहीं हमारे पास जो एक्सेस मनी है आरबीआई के पास चला जाए। नेक्स्ट इज सीआरआर। सीआरआर इज द डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। अगर सीआरआर बढ़ा देंगे तो हमारे एक्सेस रिजर्व्स को हम लोग ठीक कर देंगे, और अगर हम सीआरआर को डिक्रीज करते हैं तो हमारी मनी सप्लाई को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एसएलआर। एसएलआर आपके बैंक्स को मेंटेन करता है एक स्पेसिफिक परसेंटेज। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यहां पर क्या होता है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज एंड सेल करते हैं। सेल करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगी रिजर्व्स। ध्यान रखिएगा, सेल अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होंगी बैंक्स को तो भैया रिड्यूस हो जाएंगे रिजर्व्स, तो बैंक की एबिलिटी क्रेडिट देने की कम हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल कर रही है। दूसरा, जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज बाय करती है तो यहाँ पे रिजर्व्स बढ़ जाते हैं, जिसके पास बैंक के पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी? हमने सबसे पहले पढ़ा बैंक रेट, हमने क्या पढ़ा? रेपो रेट, हमने क्या पढ़ा? रिवर्स रेपो रेट। चौथा क्या पढ़ा? सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसके बाद आते हैं मेरे मार्जिन। ये है क्वालिटेटिव टर्म्स। क्वालिटेटिव टर्म्स आपके चैनलाइज करते हैं क्रेडिट को। मार्जिन रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू। अगर आपकी कार 5 लाख रुपए की है और आपको लोन जो दिया है वो है 4 लाख रुपए का, तो 1 लाख का आपका मार्जिन है। अगर मार्जिन बढ़ा देंगे तो लोन कम हो जाएगा, डिक्रीज कर देंगे मार्जिन को तो ऑपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। मोरल सुएशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर। यहां पर सेंट्रल बैंक अप्लाई करता है कमर्शियल बैंक्स को टू गेट देम फॉल इन लाइन विद द पॉलिसी। यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, लेटर डालते हैं, स्पीचेस करते हैं, हिंट्स करते हैं पूरे बैंक्स को, और सेंट्रल बैंक ही है जो अनाउंस करता है पॉलिसीज को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स? ये आप लोग रीड कर लीजिए। सेंट्रल बैंक ही है जो ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है इंटायर बैंकिंग सिस्टम को। कमर्शियल बैंक ही है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को, लोन्स देता है और इन्वेस्टमेंट्स करता है। सेंट्रल बैंक इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर। सेंट्रल बैंक एक ही है, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। सेंट्रल बैंक मोनोपोली पावर को देखता है, कमर्शियल बैंक मोनोपोली पावर को नहीं देखता है। प्लीज बेसिस के बिना डिफरेंस मत लिखिएगा, यहां पर गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हम लोगों के पास क्रेडिट क्रिएशन का आंसर मैंने क्लास में लिखवाया हुआ है, एक बार आप रीड कर लीजिए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं इसको रिवाइज आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप प्लीज़ इसको रिवाइज कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन मैंने बहुत बार समझाया हुआ है, और इसका फॉर्मूला 1/LRR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहीं पर ही मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। पहला रिवीजन रीड कर लीजिए। आप लोगों को विद इन 1 आवर तो ज़्यादा बोल दिया, 45 मिनट्स ये पूरा रिवीजन करना था। थैंक यू, लेट्स गो आगे।